वामाक्षी को इस बात पर पूरा विश्वास था कि कुछ भी हो जाए नव्या कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे वामाक्षी को चोट पहुंचे। वामाक्षी की बात सुनकर मयंक भी कुछ देर तक ख्यालों में डूबा रहा। वामाक्षी कुछ सोचकर मयंक से बोली, मेरी बहन नव्या उस तरह की लड़की नहीं है जो किसी को चोट पहुंचाए। जब मैं उसके चेहरे पर दुख और तकलीफ के भाव देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि हमें नव्या से कुछ भी मालूम होगा। वामाक्षी की बात मयंक को समझ आ रही थी। वो कुछ देर तक सोचता रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए। वो धीरे धीरे करके अपनी बात वामाक्षी से कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो अगली पूछताछ और अगला जाल नव्या के पिता के लिए बिछाता हूँ। वामाक्षी मयंक की बातों के बीच में ही सोच रही थी कि नव्या इस तरह की घटिया कामों में शामिल नहीं हो सकती। हो ना हो उसके माँ और पिता ही इस काम में शामिल होंगे। वामाक्षी अपने ख्यालों में ही थी कि मयंक ने फिर पूछा, नव्या के पिता को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वामाक्षी याद करते हुए बोली, उन्हें सबसे ज्यादा शराब पीना अच्छा लगता है। मयंक को समझ आ गया था कि आगे उसे क्या करना है। उसने वामाक्षी से कहा, ठीक है, फिर पहले नव्या के पिता के बारे में पता करते हैं। जैसे ही मुझे कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें खबर पहुंचा दूंगा। वामाक्षी ने मयंक को धन्यवाद कहा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। धीरे से दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया और मयंक से बोली, पहले मैं जाती हूँ यहाँ से। अब उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मयंक ही बचा था और 2 ठंडी चाय के प्याले। वामाक्षी वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गई। जैसे ही वामाक्षी बाहर निकली उसकी सेविका शालू उसके पीछे पीछे जाने लगी। मयंक ने अपने पास वाली खिड़की से वामाक्षी और शालू को जाते हुए देखा। राम बहादुर नाम का वो नवयुवक बाहर खड़े खड़े वामाक्षी को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद मयंक ने आवाज लगाई, राम बहादुर इधर आओ। मयंक की बात सुनकर राम बहादुर दौड़ता हुआ मयंक के पास गया और बोला, बताइए क्या करना है मुझे? मयंक ने बिना एक पल भी सोचे राम बहादुर को आदेश दिया, जाओ जाकर शालू को कहना मैंने उससे मिलने के लिए एक दिन बुलाया है। राम बहादुर को अपने मालिक की ये वाली बात कुछ समझ नहीं आई, पर फिर भी उसे लगा कि हो सकता है सचमुच में कोई काम ही हो, इसलिए वो बिना कुछ सोचे जाने लगा। जाते हुए उसने मयंक से कहा, मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर राम बहादुर तेज कदमों से आगे चलने लगा। राम को यूं आगे चलता हुआ देखकर मयंक धीरे से उस ठंडी चाय के प्याले को उठाकर एक ही सांस में पूरा पी गया और एक पल के लिए खामोश हो गया। मयंक अब नव्या के पिता देवधर के लिए कुछ सोच रहा था। वो देवधर से किसी भी तरह प्रियांक के बारे में और वामाक्षी के गायब होने के बारे में पता करना चाहता था। कुछ दिनों तक मयंक ने देवधर का पीछा किया और इसी तरह एक दिन मयंक ने देखा कि शाम के समय देवधर एक शराब की दुकान पर पहुंचा। ये वही शराब की दुकान थी जहां देवधर अक्सर जाया करते थे। देवधर ने दुकान के भीतर पहुंचकर सबसे पहले अपनी जेब टटोली और उसके बाद पीने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शराब की ओर बढ़ा, एक कोने से जोर की आवाज आई, अरे देवधर भाई, आप ही हैं क्या ये? देवधर ने जैसे ही आवाज सुनी वो पहचान गया कि ये किसकी आवाज थी। वो तुरंत मुड़ा और देखकर बोला, अरे विश्वनाथ आप? देवधर ने जब विश्वनाथ को पहचान लिया तो विश्वनाथ ने उसे अपनी मेज पर आकर बैठने का निमंत्रण दिया। विश्वनाथ की मेज पर शराब, फल और कई तरह की खाने की चीजें पहले से रखी हुई थी। देवधर जैसे ही विश्वनाथ की मेज के पास पहुंचा वैसे ही विश्वनाथ ने कहा, कभी कभी ऐसे अचानक मिलना कितना अच्छा होता है। आइए बैठिए देवधर जी, आज साथ में ही शराब का आनंद उठाएंगे। देवधर को विश्वनाथ का इतना मिलनसार स्वभाव कुछ अजीब सा लगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, कृपया करके मुझे परेशान मत कीजिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। देवधर और विश्वनाथ दोनों का ही एक शराबी दोस्त था जिसके जरिए वो एक दूसरे से मिले थे और फिर उसी दिन उन्होंने एक साथ बहुत शराब पी थी। देवधर के पास शराब पीने के बहुत सिक्के थे और विश्वनाथ को वो पहचान तो गया था, पर उसको उसके साथ बैठकर शराब पीना कुछ सही नहीं लग रहा था। देवधर ये सब सोच ही रहा था कि विश्वनाथ ने उसकी बाहें पकड़ी और उसे नीचे कुर्सी पर बिठा दिया। उसके बाद बहुत ही दोस्ताना भरे लहजे में कहा, आपका मेरे मेज पर बहुत बहुत स्वागत है देवधर जी। वैसे मैं यहाँ एक आदमी से मिलने के लिए आया था, पर उसे कुछ काम आ गया तो वो मिलने नहीं आया, इसलिए मैं अकेले ही पी रहा था। यकीन मानिए अकेले शराब पीना सबसे ज्यादा उबाऊ काम है। हालांकि अब आप भी आ गए हैं तो अब एक से भले 2।
देवधर का ध्यान विश्वनाथ की बातों पर कम और उसकी मेज पर रखी शराब पर ज्यादा था। देवधर को दिख रहा था कि उसकी मेज पर एक सबसे ज्यादा महंगी शराब थी, जिसे देवधर अपने पैसे से तो शायद ही कभी पी पाता। देवधर शराब देख ही रहा था कि विश्वनाथ ने उससे कहा, आप किसी भी बात का संकोच मत कीजिए, आप ये एक ग्लास ले लीजिए और फिर इन महंगी शराबों में से भी एक शराब पीजिए। खराब लगे तो बता दीजिएगा और आगे चलकर तो अब हम भाइयों की तरह एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। ये कहते कहते विश्वनाथ ने देवधर का प्याला भर दिया और प्याला भरते ही देवधर ने उसे एक ही सांस में पूरा पी लिया और उसे पीते ही उसने तारीफों के पुल बांध दिए। अरे वाह, काफी बेहतर शराब है ये, लंबे समय बाद इसे चखा है आज। विश्वनाथ देवधर की बातें सुन रहा था और देवधर का एक प्याला पीते ही दोनों ही अब लगातार शराब पीते जा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों पूरे नशे में धुत हो चुके थे। जब विश्वनाथ ने देखा कि देवधर अब पूरे नशे में है तो उसने धीरे से एक सवाल पूछा। मैंने सुना है कि इस साल अविनाश बसंत के मेले में भाग ले रहा है। देवधर इस वक्त इतने ज्यादा नशे में था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस सवाल का उसे जवाब देना चाहिए। उसने अपने बेटे के बारे में सवाल सुनते ही तुरंत उत्तर दिया, हाँ, करने दो उसे कोशिश, एक बार कोशिश करके देख ले, देखते हैं क्या होता है। देवधर की बात सुनकर विश्वनाथ ने फिर पूछा, कितने साल का है अविनाश अभी? 17 साल का हो रहा है वो। विश्वनाथ धीरे धीरे अपनी बातें रखने की कोशिश करने लगा। मुझे ऐसा लगता है देवधर कि तुम्हें अपने 17 साल के बेटे पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर वो प्रतियोगिता में जीतता है तो भी अच्छा है, अगर कुछ नहीं भी होता तो भी अनुभव तो हो ही जाएगा। उसे अब जीवन का अनुभव करने दो, उस पर दबाव डालने की कुछ भी कोशिश मत करना। देवधर को विश्वनाथ की बात बहुत ही बेतुकी और खराब लग रही थी। देवधर ने अपने नशे में धुत आंखों से विश्वनाथ को देखा। उसे बात तो अच्छी नहीं लग रही थी, पर क्यों अच्छी नहीं लग रही थी, नशा होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था। और जब आपको कोई वजह समझ नहीं आती या फिर आप थोड़ी सी भी तकलीफ में होते हो तो आप और शराब पीते हो। और इसी क्रम में देवधर ने अपने प्याले में थोड़ी और शराब पी ली। देवधर को इस तरह शराब पीते हुए देखकर विश्वनाथ बोला, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बसंत उत्सव की प्रतियोगिता कितनी ज्यादा कठिन होती है और जब हम 17 साल के होते हैं तो हम बस सफल होना चाहते हैं, बिना ये जाने कि क्या सचमुच में हम उस सफलता के काबिल हैं। और बसंत उत्सव की प्रतियोगिता तो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही तेज बुद्धि वाले ही जीत पाए हैं आज तक। देवधर को विश्वनाथ की बातें अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने शराब पीते हुए गुस्से में कहा, कुछ लोग उम्र के साथ सिर्फ जवान होते हैं और कुछ बच्चे हमेशा से ही बुद्धिमान होते हैं। देवधर की ऐसी बातें सुनकर विश्वनाथ ने उसे एक बार और समझाने की कोशिश की। देवधर जी, हम लोग सामान्य लोग हैं और हमारे बच्चे भी उतने ही सामान्य हैं। उनके पास कोई विलक्षण प्रतिभा यूं ही नहीं आ जाएगी। ऐसे शराब के कुछ घूंट पीकर दिन में सपने देखने का क्या ही मतलब है। विश्वनाथ की बात नशे में भी देवधर को कुछ कांटों की तरह चुभ रही थी। उसने बहुत ही नशे में गुस्सा करते हुए विश्वनाथ से कहा, दिन में कौन सपने देख रहा है? मेरा बेटा इस बार जरूर बसंत उत्सव की प्रतियोगिता जीतेगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। इस साल वो जरूर स्वर्ण पदक लाएगा। देवधर की बात सुनकर विश्वनाथ ने उसे समझाने की कोशिश ही छोड़ दी और खिलखिलाते हुए बोला, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा शराब चढ़ गई है, चलिए फिर नशे को और आगे बढ़ाते हैं। ये कहकर विश्वनाथ ने देवधर के गिलास को फिर से भर दिया। देवधर उस भरे हुए गिलास को देखते ही बोला, तुम्हें मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? विश्वनाथ ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और फिर बोला, यह प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लाने वालों के सितारे बचपन से ही अलग होते हैं। इनके माता पिता और इनके पूरे परिवार में बस प्रतियोगिताओं के लिए ही लोग जीते हैं। हम जैसे सामान्य लोग इन सब चीजों के लिए नहीं बने हैं और अगर किसी भी तरह इस प्रतियोगिता को जीतना है तो उसके लिए कुछ अलग रास्ते हैं। विश्वनाथ की बात सुनकर देवधर के कान खड़े हो गए। उसने आसपास के लोगों को देखा कि कहीं उन दोनों की बातें कोई सुन तो नहीं रहा था। उसने देखा कि आसपास बस कुछ लोग शराब में धुत होकर कुछ अनाप शनाप बातें कर रहे थे, फिर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें देखने के बाद देवधर वापस विश्वनाथ की बात को आगे सुनने के लिए तैयार हुआ और उसने पूछा, कुछ अलग रास्ते से तुम्हारा क्या मतलब है?
विश्वनाथ ने जब देखा कि देवधर अब उसकी बातों पर गौर कर रहा है तो उसने उसे आगे बताया, ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जहां सिर्फ बड़े और बुद्धिमान लोगों के बच्चे हिस्सा लेकर जीतते रहे हैं, अगर उसमें हम जैसे सामान्य लोगों को जीतना है तो इसका बस एक ही रास्ता हो सकता है कि हम प्रतियोगिता में शामिल होने वाले अध्यापक को अपने पक्ष में कर लें। और जितना मैंने आपके और आपके परिवार के बारे में सुना है उससे तो यही पता चलता है कि आप लोग बहुत ही सामान्य और साधारण लोग हैं, और साधारण लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी नहीं होते। देवधर समझ गया था कि अब विश्वनाथ उसे अपने जाल में फंसा चुका है। उसने नशे की ही हालत में अपनी लाल आंखों से देखते हुए विश्वनाथ से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास तुम्हारी बात सुनने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? विश्वनाथ देवधर की बात सुनकर बहुत ही प्यार और नशे में बोला, देवधर, मतलब आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस सब में हमारी मदद कर सकता है? अगर नहीं जानते तो अब जानते हैं, क्योंकि अब आप एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर हाल में आपकी मदद करेगा। हम दोनों अब दोस्त हो चुके हैं और एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को दुनिया के सामने बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। पता नहीं विश्वनाथ की ये बात सुनकर देवधर को क्या हुआ, और उसने बहुत जोर से कुछ कहा और फिर बहुत तेजी से उल्टी कर दी। अर्काला विश्वविद्यालय के गुरु कृष्णमूर्ति, ये शब्द कहते ही उसने मेज पर बहुत ज्यादा उल्टी कर दी, और उल्टी करने के बाद देवधर उसी मेज पर अपना सर रखकर बेहोश सा हो गया। देवधर की ये हालत देखकर एक पल को तो विश्वनाथ डर गया। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके देवधर को जगाने की कोशिश की। अरे देवधर जी, उठिए देवधर जी। विश्वनाथ ने उसे बहुत जगाने की कोशिश की, पर देवधर किसी भी तरह नहीं जागा। विश्वनाथ बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। उसने एक और आखिरी कोशिश की देवधर को जगाने की। देवधर उठो। विश्वनाथ की जुबान से देवधर नाम निकला ही था कि मेज से जोर जोर से खर्राटे की आवाज आने लगी। खर्राटे की आवाज सुनकर उसके मन में एक जरा सी तसल्ली सी हुई, और अब वो चुपचाप बैठकर सोच रहा था कि सचमुच में आज उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी, और ज्यादा शराब पीने के नुकसान तो होते ही हैं। विश्वनाथ को जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, उसे ये याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने नशे में देवधर से क्या क्या बातें की थी। उसने बहुत कोशिश की पर उसे कुछ याद नहीं आ पा रहा था। आखिर कौन था ये विश्वनाथ? क्या चाहिए था इसे देवधर से? क्यों ये इतना ज्यादा बसंत उत्सव की प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा था? क्या विश्वनाथ मयंक से जुड़ा हुआ आदमी था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द कैट गर्ल, ओनली ऑन पॉकेट FM।